हेलो प्यारे बालकों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि सब कोई का पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। और देखिए, एक विशेष बात ये है कि प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट सीरीज जो है ऐप पर अवेलेबल है। क्रैश कोर्स में भी है, मेन कोर्स में भी है। जो टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स में है वही टेस्ट सीरीज मेन कोर्स में भी है। क्रैश कोर्स में थोड़ा एक्स्ट्रा डाला गया है और सिलेक्टेड क्वेश्चन डाला गया है। मेन कोर्स में बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ टेस्ट दीजिए और अपना परफॉर्मेंस चेक कीजिए कि आप पूरा बिहार में कौन सा रैंक अचीव कर रहे हैं। समझ गए? तो चलिए आज का क्लास आपका शुरू करते हैं। आज हम लोग के 2 क्वेश्चन पढ़ना है और 2 क्वेश्चन में से कोई एक इस बार एग्ज़ाम में आना एकदम तय है। 100% गारंटी है कि दोनों में से कोई इस बार एगो एग्ज़ाम में पक्का आएगा। दोनों में से कोई एक, ठीक है। पहला हमारे सामने क्वेश्चन है कि उत्तल सतह के लिए अपवर्तन सूत्र μ1/v - μ2/u -μ1 - μ2/r ज्ञात करें जब वस्तु सघन माध्यम में स्थित हो। इसके पहले हम 2 फार्मूला और भी निकाले हैं इस प्रकार का, लेकिन उन दोनों में वस्तु जो है विरल माध्यम में स्थित था। इसमें आपका इस बार वस्तु कहाँ पर ही है? सघन माध्यम में स्थित रहेगा। और चलिए वो भी हमको कैसे के लिए निकालना है? तो उत्तल सतह के लिए निकालना है। सबसे अच्छा बात कि उत्तल सतह के लिए निकालना है, जिसमें बड़ा आसानी से बन जाता है उत्तल से। तो सबसे पहले हमें उत्तल सतह बनाएंगे ताकि इसको हम क्या कर सकें, ड्राइव कर सकें। बहुत ही आसान है इसको निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद ही हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम एक उत्तल सतह बनाते हैं ताकि इसको आराम से क्या कर सकें, हम समझा सकें। इस प्रकार से चलिए हम यहाँ एक उत्तल सतह मान लीजिए कि बना दिए, आपका उत्तल सतह है और इसके अंदर में कुछ मटेरियल होगा और इस प्रकार से डॉट डॉट कर दीजिएगा। अच्छा लगता है थोड़ा डॉट डॉट ऐसे करने पर। वैसे तो हमको तो ठक 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 करना है। तो इस प्रकार से आप डॉट डॉट थोड़ा कर ही दीजिएगा, अच्छा लगता है। ये सघन माध्यम हो गया। इस माध्यम का अपवर्तनांक मान लीजिए कि यह माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है और इधर बाहर में कोई माध्यम मान लीजिए कि हम हवा है, इधर μ1 है। अब हमको वस्तु कहाँ रखना है? सघन माध्यम रखना है। सबसे पहले जैसे हम लोग मुख्य अक्ष खींचेंगे इस प्रकार से, तो मान लेते हैं कि सघन माध्यम में वस्तु हमारा यहाँ पर बिंदु O पर स्थित है। तो इससे एक तो किरण जाएगा तो यहाँ से सीधे निकल जाएगा बिना विचलित हुए, क्योंकि लंबवत है। और जब पारदर्शी सतह पर कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब इस वस्तु से एक किरण यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर इसे आपतित हुआ, तो यह अपवर्तन के बाद इस प्रकार से इधर की ओर मुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ही काटेगा। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि 2 किरणें एक दूसरे को अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु उसका प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु O से 2 किरण चला है, वैसे चला और यहाँ से अपवर्तन के बाद ही देखिए यहाँ पर काट रहा, तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया है। इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पर वो विलंब खींचना है। जहाँ आपतित किरण और अपवर्तित किरण है, यहाँ हम क्या करते हैं, इस प्रकार से वो हम यहाँ विलंब खींचते हैं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, तो इसको हम लोग आपतन कोणाई लिखेंगे। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, इसको हम लोग आर से लिख देंगे। ठीक है। डायग्राम जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर हमको पॉइंट P लिखना है, यहाँ पर इनाम देना है A, यहाँ पर इनाम देना है B, और ये सब जो कोण है इसको अपना हिसाब से अल्फ़ा, बीटा, गामा आप कुछ मान सकते हैं, θ1 θ2 जो आपका मन करे मान लीजिए। अब जाके डायग्राम जो है मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ छूट रहा है, यहाँ पर नाम देना, इस बिंदु का नाम दे देते हैं कि इस बिंदु का नाम है मेरा S। जहाँ पर ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण है उस बिंदु का नाम क्या दे रहे हैं हम? बिंदु S। थोड़ा अच्छा से डायग्राम बना देंगे, S थोड़ा अच्छा से लिखेंगे, थोड़ा मुड़ गया है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर S तो नहीं, बढ़िया से लिख देते हैं। मुरल S नहीं लिखना है, यहाँ पर हम S लिख दिए, इस पॉइंट का नाम है। अब जाके डायग्राम मेरा 100% कंप्लीट हो गया। ये डायग्राम बनाने के बाद, जैसे डायग्राम बहुत ही आसान है। डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना कि APB एक उत्तल सतह है। माना कि APB एक उत्तल सतह है जिसके मुख्य अक्ष OP पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है। एक बिंदु वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब I बनता है। इतना लैंग्वेज लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वही तो आपको ध्यान देना है। इसमें हम लोग 2 त्रिभुज में चलते हैं, जैसे उधर हम लोग चलते थे ना, वैसे इसमें भी चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, इसलिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें। सबसे पहले हम त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज SOC में। उधर भी चल रहे थे इसे, त्रिभुज SOC में। देखिए SOC कहाँ गया? C नंबर C यहाँ पर ही है, ठीक ना। SOC देखिए SOC। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बहिर्कोण का मान 2 अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है।
तो इसमें देखिए SOC में बहिर्कोण हमारा बीटा है और बीटा का मान दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी कि I प्लस अल्फा के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, बीटा बराबर I प्लस अल्फा लिखेंगे। अब इसे I का मान निकालेंगे हम लोग, तो अल्फा को इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा और माइनस में अल्फा हो जाएगा। ये तो हम लोग I निकाल लिए। अब हमको R निकालना है। R निकालने के लिए हम त्रिभुज चल रहे हैं SCI में। ध्यान से देखते चलिए ना, बहुत आसान है। त्रिभुज SCI में, त्रिभुज SCI में, तो देखिए त्रिभुज SCI में चलिएगा, SCI। तो इसमें देखिए त्रिभुज SCI में आपको बहिर्कोण क्या दिखाई दे रहा है, R। तो बहिर्कोण का मान जो होता है दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, R बराबर लिखेंगे बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्नेल के नियम से चलते हैं। तो हम लोग अब चलेंगे कि स्नेल के नियम से। दम हर स्टेप को ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान है। स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, स्नेल के नियम से भाई, यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा जाता है। जैसे वस्तु जब आपका सघन माध्यम में होता है तब फार्मूला थोड़ा उलट के लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है μ2 इंटू साइन आई बराबर μ1 इंटू साइन आर। स्नेल के नियम से थोड़ा उल्टा चलता है। जब वस्तु सघन माध्यम में होता μ2 इंटू साइन आई और बराबर μ1 इंटू साइन आर, यहाँ पर ही फार्मूला चलेगा, ठीक ना। इसके पहले हम लोग क्या लिखते थे, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर लिखते थे, लेकिन यहाँ पर आपका बाजी क्या हो गया, उलट गया है। अब इसमें हम लोग एक बात लिखते हैं कि यदि I तथा R बहुत छोटा हो, क्या हो, बहुत छोटा हो, तो यदि I तथा R बहुत छोटा हो तो हमारा क्या हो जाता है कि साइन I लगभग बराबर हो जाता है I के, तथा साइन R लगभग बराबर हो जाता है हमारा R के, ठीक है। यदि I तथा R बहुत छोटा हो, तो साइन I लगभग बराबर I तथा साइन R लगभग बराबर R हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ साइन I की जगह पर I रख देंगे और साइन R की जगह पर R रख देंगे। तो चलिए हम अगला स्टेप में आते हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, μ2 इंटू I बराबर μ1 इंटू R हो जाएगा। अब देखिए इधर से थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर I का मान हम लोग लिखेंगे यहाँ से, कहाँ से भाई, तो देखिए I का मान निकाले हैं बीटा माइनस अल्फ़ा और यहाँ पर R का मान निकाले हैं बीटा प्लस गामा। तो इसको पुट कर दीजिए, हम लोग के काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को पुट करना है बीटा माइनस अल्फ़ा और इसमें हमारा पुट करना है μ1 इंटू बीटा प्लस गामा पुट करना है। अब इसमें एक बात के ध्यान देना है आपको, मेन काम जैसे यहाँ पर अभी आप दो जगह मेन काम रहता है। इसमें देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे ई जो इसे मान ली कि वृत्त हो, तो वृत्त में यदि यहाँ पर एक कोण बन रहा हो केंद्र पर थीटा और त्रिज्या हो और चाप की लंबाई हो l, तो थीटा बराबर हमारा होता है l बटा r हो जाता है, थीटा बराबर l बाई r। तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है, उसी प्रकार से इसमें भी आपका होता है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें देखिए लिखते हैं, तो इसको मिटा के तनी झका का मिटा दिए हम। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, इसमें अल्फ़ा के लिए हम लोग के चाप हो जाएगा SP और त्रिज्या हो जाएगा PO। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं अल्फ़ा बराबर ये हमारा हो जाएगा SP बटा में हो जाएगा PO। अल्फ़ा कौन, अल्फ़ा के लिए है ये चाप की लंबाई काम करेगा SP, आई वाला PO आपका त्रिज्या काम करेगा। फिर देखिए इसमें बीटा बराबर लिखेंगे, तो बीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा बराबर SP बटा में हम लिखेंगे PC लिखेंगे, ये चाप हो जाएगा, आई त्रिज्या काम कर लेगा। फिर यहाँ गामा लिखिएगा, तो गामा बराबर देखिए वही होगा, गामा बराबर यहाँ से SP और बटा में PI। तो यहाँ पर SP और बटा में हमारा यहाँ PI हो जाएगा। अब बस यही वाला मनवा हम लोग को उसमें रख ही रहता है, उसके बाद तो हम लोग के धराधर काम में हो जाता है। तो देखिए हम रख रहे हैं एकरा में, ध्यान दीजिए, इसमें हम रखते चल रहे हैं बीटा का मान हम लोग क्या रखेंगे SP बटा में PC, ठीक। अल्फ़ा का मान क्या है SP बटा में हमारा PO है। फिर ये हमारा μ1 और बीटा का मान कितना है बालक, बीटा का मान हमारा है SP बटा में बीटा का मान है PC है यहाँ पर, और यहाँ गामा के मान हम लोग कितना है SP बटा में हमारा PO है, ठीक है, इतना रख दिए। सॉरी गामा के मान हमारा PI है, PO नहीं है। गामा का मान कितना है SP बटा PI है, गलती से क्या लिख दिए हम PO लिख दिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा PI हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम, देखिए है ना, SP बटा में PI है और वो बीटा के SP बटा PC था और SP बटा PO था।
ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको दोनों तरफ क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप कहिएगा सर दोनों तरफ हमारा कॉमन नज़र आ रहा है SP, तो आप SP कॉमन ले लीजिए, 1/PC माइनस 1/PO, और यहाँ पर हमारा SP कॉमन, इधर हमारा लिखाएगा μ1 इंटू 1/PC और प्लस 1/PI, और इधर हमारा SP हो जाएगा, SP से SP हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारा हो जाएगा μ2 इंटू 1/PC और माइनस 1 हमारा PO, और इधर हमारा हो जाएगा μ1 और 1/PC और ये हमारा 1/PI हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग की एक लाइन और इसमें चलना है, और वो लाइन क्या है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग लिखते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से। इसके बाद तो हम लोग की कोई स्टेप नहीं है, मेन स्टेप यही है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से, ठीक। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाता है बालक, जैसे हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। वही देखिए बात यहाँ पर आपको देखना है, जैसे देखिए सारा दूरी यहाँ बिंदु P से मापा जाता है, इसके दिशा में सब धनात्मक और इसके विपरीत दिशा में सब ऋणात्मक। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको 3 गो दूरी से मतलब है, एगो वस्तु दूरी, एगो प्रतिबिंब दूरी, एगो त्रिज्या से मतलब है। यहाँ देखिए O बिंदु P से O के बीच की दूरी वस्तु दूरी होगा, तो हम लोग लिखेंगे PO, और चूँकि किरण जा रहा है ऐसे, हम लोग माप रहे हैं उल्टा दिशा में, तो इसलिए वस्तु दूरी माइनस में होगा। ये PC तो किरण जा रहा है ऐसे, हम लोग माप रहे हैं ऐसे, तो PC बराबर हमारा -R हो जाएगा। PI किरण जा रहा है इस दिशा में और उसी दिशा में माप भी रहे, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारा ये हो जाएगा +V हो जाएगा। अभी जो हमारा PO, PC और PI है, इसका मान हम लोग को उसमें रखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमको वहाँ लिखना पड़ेगा, कि PO बराबर -U, PC बराबर -R और PI बराबर हमारा लिखना पड़ेगा +V लिखना पड़ेगा। अब ई मानवा एकरा में रख दीजिए, ये जो समीकरण है एकरा में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो ये हमारा μ2 1/PC, PC की जगह क्या रखेंगे हम लोग -R रख देंगे, और फिर -1/PO, PO की जगह क्या रखना है -U रखना है आपको, तो U रख देंगे यहाँ पर, और ये हमारा हो जाएगा μ1 1/PC, तो 1 हमारा -R हो गया, और प्लस 1/PI, तो PI की जगह हम लोग V लिख देंगे यहाँ पर, ऐसे हो गया। अब इसे माइनस को ऊपर लाते हैं, जैसे इसके बाद कोई स्टेप ही नहीं, इसके बाद तो गुना भागा है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो 1/U लिख देंगे यहाँ पर, और ये हमारा हो गया μ1 और ये हो गया -1/R और ये हमारा हो गया 1/V हो गया, ठीक है। इसमें अब आपको कुछ नहीं करना, केवल गुना करके लिखते चल जाइए, आप आंसर तक पहुँच जाइएगा। जो लाना है उसको ध्यान में रखते हुए गुना करेंगे, तो -μ2 बटा में हमारा R और प्लस μ2 बटा में हमारा U, और ये हमारा हो जाएगा -μ1 और बटा में हमारा R और प्लस μ1 और बटा में हमारा V हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा μ1/V है इसको उठा के हम ई पट्टी लाएंगे, और ई वाला को उठा के हम ऊ पट्टी ले जाएंगे। तो पहले हम एकरा उठा के ई पट्टी लाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा μ1/V, ठीक। और देखिए μ1/V को लाए तो हमारी प्लस में था, तो कोचिंग हो जाएगा, ये हम माइनस में हो जाएगा। μ1/V हमारे प्लस में सॉरी माइनस में हो जाएगा ना, या उसको वहीं पर आने देते हैं, एकरा उठा के ले जाते हैं, थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा, एकरा उठा के ले जाए में। चलिए एकरे क्या करते हैं कि एकरे उठा के ऊपर ले जाते हैं, एकरा उठा के ई पट्टी लाते हैं, तो ई वाला के उठा के ई पट्टी हम लाएंगे, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा μ1/R, इसको उठा के लाए हैं तो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और देखिए पहले से हमारी यह कोची है, यहाँ -μ2/R है, तो लिख दिए, और यहाँ देखिए हमारा क्या है μ1/V, ठीक। और ई वाला के उठा के हम ऊ पट्टी ले जाएंगे, तो माइनस में हो जाएगा, ये हमारा μ2/U हो जाएगा। अब कुछ करना है, अब खाली एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा μ1 - μ2 और बटा में हमारा नीचे R है, और इधर हमारा क्या हो जाएगा μ1/V और माइनस में हमारा μ2/U। अब इसको आप खाली सजा के लिख दीजिए, इसे μ1/V माइनस μ2/U, अब बराबर में मेरा μ1 - μ2 और ये हमारे बटा में R। यही तो हम लोग प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया कि नहीं, भारी था नहीं। जैसे मेन जैसे बेसिक चीज़ को समझिए, बेसिक एक बार समझ गए आप ना, जैसे वो जो नियम बता रहे हैं कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक, उसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक,
उस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं भी फार्मूला डिराइवेशन हो जाएगा। ये सब फार्मूला जब भी एग्जाम में आता है 5 नंबर में आता है, आपके लिए उपहार सिद्ध होगा। ये सब उपहार तो है, इसमें भार कहाँ है, खाली बाहरी कोण के मान अंत कोण के फल के बराबर होता है, कुछ एक में और कुछ तो है नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग के दूसरा फार्मूला बना है। ये फार्मूला पिछला साल एग्जाम में नहीं पूछा था, इस साल आपका पक्का पूछेगा एग्जाम में, एकदम तय है। कहे नहीं कि दोनों में से कोई एक पूछेगा। तो लेंस मेकर फार्मूला हमको इतना सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले वो प्यारा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा एक प्यारा सा उत्तल लेंस, जिसमें हम इस फार्मूला को आराम से क्या कर सके, सिद्ध कर सके, आपको समझा के अच्छा से। तो चलिए पहले सबसे पहले हमें वो बना लेने का में लेंस, वो भी कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये लेंस का ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर इसे यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, हमारा वस्तु को नाम देते हैं ओ। यहाँ से चलने वाला कोई किरण है, इस प्रकार से इस पर आपतित होगा, जो अपवर्तन के बाद आपका यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक, और इसी किरण को हम लोग डॉट डॉट से इतनी आगे से बढ़ाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर एगो मिलता है आपका इसे, तो इसको थोड़ा हमको मिटाना पड़ेगा। ये डॉट डॉट लाइन एक होता है दूसरा का वाला, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ता है, ताकि हमारा डायग्राम अच्छा दिख सके और हम लोग का काम भी हो जाए डायग्राम से। समझ गए हैं, इसीलिए थोड़ा मिटाना पड़ रहा है डॉट डॉट से। तो इसे बना दीजिएगा डॉट डॉट से। ई जो है चूँकि हमारा वस्तु है यहाँ पर, तो वस्तु को वो लिख दीजिए। यहाँ से वो किरण जा रहा है इसे, और इस प्रकार से बिना मुड़े हुए सीधे निकल जा रहा है। बिना मुड़े हुए सीधे क्यों निकल जा रहा है, क्योंकि लंबवत आपतित हुआ है। ई का नाम दे दीजिए, एक और लेंस के नाम दे दीजिए एक्स और वाई। यहाँ पर P1, यहाँ पर P2, और ई वाला हमारा नाम दे दीजिए बिचवा में, यहाँ पर P, और जहाँ पर किरण आपतित हुआ हो जाए ए नाम दे दीजिए, यहाँ पर नाम दे दीजिए B। ठीक ना, और इधर में हम लोग कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पर वक्रता केंद्र C1, और इधर में वक्रता केंद्र हम मान लेते हैं यहाँ C2 मान लेते हैं। ठीक, अभी जैसे डायग्राम पूरा नहीं हुआ है, ये हमारा वस्तु है, तो वस्तु और प्रकाश केंद्र के बीच का दूरी हमारा क्या होता है, वस्तु दूरी होता है। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमारा V होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमारा V डैश होगा। इसको हम मान लेते हैं कि आपका प्रतिबिंब I है, और ये वाला प्रतिबिंब मेरा I डैश है। ठीक है, डायग्राम हुआ मेरा कंप्लीटेड। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं कि एक्स वाई जो है हमारा एक लेंस है, जिसकी दो सतहें हैं। एक सतह है XP1Y, दूसरा सतह XP2Y है। अब देखिए, जैसे लेंस जब बनता है तो लेंस वास्तव में दो सतहों से बनता है, इस बात को समझिए। जैसे लेंस इस प्रकार से देखिए, जैसे लेंस हुआ अपने हुआ ना अपना, जैसे एक गोला हुआ, ये दूसरा गोला हुआ इसे। तो जैसे ई वाला जो गोला है, तो इस गोला का भी केंद्र होगा, और ये जो गोला है एकरो कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो एक में दो गो गोला होता है, तो दोनों का केंद्र होता है। तो ई वाला जो सतह है इसका अपना वक्रता त्रिज्या होता है, और जो ई वाला सतह है इसका अपना वक्रता त्रिज्या होता है। तो जब दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान होती है तब हम लोग आर लिखते हैं। लेकिन ई अलग गोला हो, ई अलग गोला हो, तो ये के वक्रता त्रिज्या को R1 लिखना पड़ता है, और दूसरा के वक्रता त्रिज्या को R2 लिखना पड़ता है। तो लेंस मेकर फार्मूला आपको बताता है कि लेंस तैयार किया जाता है। हो सकता है कि दोनों लेंस की वक्रता त्रिज्या समान भी हो, दोनों सतह की, या हो सकता है कि समान नहीं भी हो। तो ये जो हम लोग लेंस बना रहे हैं, इसमें दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान नहीं होगी। ई सतह जो है आपका XP1Y, एक त्रिज्या R1 में लेकर चलना पड़ेगा। ई सतह XP2 जो Y है, एक त्रिज्या R2 लेकर चलना पड़ेगा। एक जो केंद्र होगा इनने कहीं ना कहीं होगा, और ई वाला जो है एक केंद्र कहीं ना कहीं इनने होगा। दोनों की त्रिज्या एक समान नहीं होगी, एक R1 होगा, एक R2 होगा। ठीक ना, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना कि XY एक लेंस है, जिसके मुख्य अक्ष OP पर एक बिंदु वस्तु O है, जिसका सबसे पहले प्रतिबिंब जो है बिंदु I डैश पर बनता है। और ये बिंदु I डैश जो होता है, जो सतह XP2Y होता है, उसके लिए वस्तु की तरह काम करता है प्रतिबिंब, और इस प्रतिबिंब I डैश का अंतिम प्रतिबिंब I बनता है। जैसे आप लोग कैसे सैलून में जाते हैं तो पहले ई दर्पण में से U में आपका प्रतिबिंब बनता है, फिर देखिएगा वो प्रतिबिंबवा के प्रतिबिंब U में बनता है, और फिर U वाला प्रतिबिंबवा के प्रतिबिंब U में बनता है। तो U दर्पण में जो प्रतिबिंबवा बनता है वो वस्तु की तरह काम करता है दूसर का दर्पण के लिए, और U में जो प्रतिबिंब बनता है ओकरा लगी वस्तु के काम करता है। इसे बार बार प्रतिबिंब बनते रहता है। वैसे ही जो है सबसे पहला बार प्रतिबिंब जो I डैश पर बनता है, तो ये प्रतिबिंब I डैश जो होता है सतह XP2Y के लिए वस्तु की तरह काम करने लगता है, और फिर एक अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर क्या बनता है, I बनता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लैंग्वेज आप लिख लीजिए खूब सुंदर से डायग्राम बना के। उसके बाद दो चीज़ लिखना रहता है, एक सतह XP1Y के लिए अपवर्तन सूत्र,
एक बार सतह x_p2y के लिए अपवर्तन सूत्र 2 बार लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा, अपने लेता है लेंथ सूत्र। तो सबसे पहले देखिए जो सतह x_p1y है इसके लिए सबसे पहले हम अपवर्तन सूत्र लिखेंगे। तो इसके लिए अपवर्तन सूत्र लिखेंगे, तो इस अपवर्तन सूत्र देखिए वस्तु O का सबसे पहले प्रतिबिंब यहाँ बनता है, सबसे पहले कहाँ बनता है I' पर प्रतिबिंब बनता है। और एक और बात कि जो लेंस है इसका अपवर्तनांक आप मान लीजिए कि इसका अपवर्तनांक μ2 है, और इधर बाहर में जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक μ1 है, और इधर भी हमारा अपवर्तनांक बाहर में μ1 है, इसको भी लिख लीजिएगा, सुंदर लगता है। तो सबसे पहले वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बनता है I' पर बनता है। तो सबसे पहले सतह x_p1y के लिए हम लोग अपवर्तन सूत्र लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, लिख रहे हैं सतह x_p1y के लिए अपवर्तन सूत्र, ठीक ना, अपवर्तन सूत्र हम लोग लिखेंगे। तो इसके लिए अपवर्तन सूत्र लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो इसमें एक चीज़ और तो हम इंडिकेट करना, हाँ ठीक है, सब इंडिकेट कर दिए हैं। ये हमारा वस्तु दूरी है, वो प्रतिबिंब दूरी है। तो देखिए पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं μ2 बटा में v' माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1 और डिवाइडेड बाय r1। अब कहिएगा सर एक में r1 का लिखे हैं, कैसे कि हम शुरू में बोले हैं कि इसमें दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या समान नहीं है। इनमें एगो सतह की वक्रता त्रिज्या r1 है, दूसरा सतह की वक्रता त्रिज्या r2 मान के चले पड़ेगा। तो सबसे पहले सतह x_p1y के लिए लिखेंगे, तो एक हो गया μ2/v माइनस μ1/u बराबर इतना हो गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए जैसे हम पीछे लिखते थे ना कि जब वस्तु आपका हो विरल माध्यम में, उसका प्रतिबिंब बना हो सघन माध्यम में, तो वास्तव में इसको ऐसे वो सतह बनाया जाता है, जो कि हम बनाएंगे नहीं, खराब हो जाएगा डायग्राम। तो इसका प्रतिबिंब बना है यहाँ पर I' पर, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है v। तो कैसे होता था μ2/v माइनस μ1/u, तो μ2/v की जगह आपका v' लिखा गया है। अब हमको लिखना पड़ेगा सतह x_p2y के लिए, सतह x_p2y के लिए। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, ये जो वस्तु, ये जो प्रतिबिंब I' है ना, ये प्रतिबिंब I' है, इस सतह के लिए वस्तु के काम करता है, और इसका अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर ही बनता है, ठीक ना। तो एकरा लगी हमारा फार्मूला क्या होगा, ओकरा पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लिखेंगे कि सतह x_p2y के लिए, सतह x_p2y के लिए अपवर्तन सूत्र, ठीक ना। सतह x_p2y के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अपवर्तन सूत्र। तो इसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर μ1 और रुक जाइए, ये हमारा क्या है, इसमें μ1/v' और माइनस μ2/v। अब कहिएगा सर ई कैसे लिख रहे हैं, तो देखिए हम आपको बताते हैं कैसे लिख रहे हैं। यहाँ देखिए फार्मूला भी हम प्रूफ किए हैं आपके सामने, μ1/v माइनस μ2/u μ1 माइनस μ2/r। इसमें क्या कंडीशन था कि वस्तु जो था वो आपका सघन माध्यम में था, प्रतिबिंब कहाँ बना था, वो विरल माध्यम बना था। तो यहाँ पर μ1/v मतलब μ1 प्रतिबिंब दूरी और μ2 वस्तु दूरी। तो यहाँ देखिए, अब वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा v' है, तो वस्तु दूरी काम कर रहा है, v' हमारा कौन सी काम कर रहा है, वस्तु दूरी काम कर रहा है। वस्तु दूरी काम कर रहा है, v' हमारा इसमें वस्तु दूरी काम कर रहा है, v' वस्तु दूरी काम कर रहा है। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पर ये क्या लिखना चाहिए, पर ये गलती लिखा गया हो, यहाँ पर ये गलती इसलिए हो गया, यहाँ पर ये प्रतिबिंब दूरी लिखा था, ठीक ना, हम क्या लिख दिए, वस्तु दूरी लिख दिए, और तरीके से भारी गलती हो जाएगा। तो μ1 हमारा क्या लिखाएगा, μ1/v लिखाएगा, यहाँ पर v लिखाएगा, और यहाँ पर हमारा μ2 बराबर v' लिखाएगा। μ2 क्यों लिखाएगा, देखिए यहाँ पर जो फार्मूला है उसको फिर से दिखाते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। जैसे μ1/v μ2/u, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका है, देखिए यहाँ पर μ1/v, तो μ1/v माने प्रतिबिंब दूरी, और μ2/v', तो v' इसमें वस्तु दूरी के काम कर रहा है। देखिए कैसे, ये जो हमारा है, तो ये जो I' आपका प्रतिबिंब है, तो ये तो प्रतिबिंब जो I' है, तो वस्तु की तरह काम कर रहा है, एकर प्रतिबिंब बन रहा है I। तो हाई वाला जो आपका दूरिया है v' वास्तव में सतह x_p1y के लिए प्रतिबिंब है, लेकिन सतह x_p2y के लिए ये वस्तु दूरी काम करेगा, v' वस्तु दूरी काम करेगा, आ जो v जो है ये ला प्रतिबिंब दूरी के काम करेगा। तो यही से हमारा देखिए लिखा हुआ है
म्यू1 बटा भी माइनस म्यू2 बटा भी डैश, क्योंकि भी डैश जो है वो वस्तु दूरी की तरह काम कर रहा है और फाइनल प्रतिबिंब भी है। अब बराबर में हमारा क्या लिखाएगा, बराबर में लिखाएगा म्यू1 माइनस म्यू2, अब बटा में हमारा लिखाएगा R2 लिखाएगा, क्योंकि दोनों सतहों की त्रिज्या एक समान नहीं है। अब दो को हमको फार्मूला प्राप्त हो गया। अब दोनों फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों फार्मूला को हम लोग जोड़ देंगे और जोड़ने का नियम होता है LHS के LHS में, RHS के RHS में। देखिए जोड़ने का नियम जो है उससे जोड़ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि समीकरण को जोड़ते हैं समीकरण 1+2 से, समीकरण 1+2 से हम जोड़ रहे हैं। तो LHS को LHS में जोड़िए, RHS को RHS में जोड़िए। देखिए हमारा क्या है, म्यू2 बटा भी डैश और माइनस म्यू1 बटा यू। अब बराबर मेरा क्या है, सॉरी बराबर तभी देना ही नहीं है, अभी इसका LHS हमको लिखना है, ई वाला के प्लस है म्यू1 बटा भी और माइनस म्यू2 बटा भी डैश और बराबर वो हमारा है म्यू2 माइनस म्यू1 और बटा में हमारा R1 और देखिए यहाँ पर प्लस है म्यू1 माइनस म्यू2 और डिवाइडेड बाई हमारा क्या है बालक, यहाँ R2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दिक्कत आपको यहाँ देखिए म्यू2 बटा भी डैश, म्यू2 बटा भी डैश कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में, कहानी ख़त्म। तो मेरे पास देखिए क्या बचेगा इधर, यहाँ देखिए हमारा बच रहा है, तो इसको लिखते हैं माइनस म्यू1 बटा भी और प्लस म्यू1 बटा अतरी की जगह हो, इसमें यू न था, भारी गलती हो जा रहा है भाई, म्यू1 बटा यू, ठीक, और म्यू1 बटा भी। और इधर देखिए मेरा क्या बचा हुआ है, म्यू2 माइनस म्यू1 बटा में R1 और प्लस, देखिए ये दोनों में हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 और बाई हमारा हो जाएगा R2 हो जाएगा। ठीक, दोनों माइनस कॉमन ले लिए हैं। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए हमारा, ये इसको सजा के लिखिए, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू1 बटा भी और उधर लिख दीजिए माइनस म्यू1 बटा यू और बराबर दोनों में से देखिए हमारा क्या हो सकता है, थोड़ा एक और काम करते हैं, म्यू2 माइनस म्यू1 और बटा में हमारा R1 है और देखिए माइनस सब प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा उसको म्यू2 माइनस म्यू1 और बटा में हमारा यहाँ R2। ठीक ना, इस माइनस को मान लिए तो माइनस प्लस हमारा माइनस हो गया। अब देखिए आपको एक चीज़ इसमें दोनों में दिख रहा होगा कि इधर में जो है ना, दोनों में हमारा म्यू1 कॉमन है, तो हम लोग इधर म्यू1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 1 बटा भी और माइनस 1 बटा यू। और इधर हमारा दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है म्यू2 माइनस म्यू1, दोनों में कॉमन है। और यहाँ हमारा बचेगा 1 बटा R1 और माइनस में 1 बटा हमारा R2 बचेगा, यहाँ पर कॉमन ले लिए। तो अब म्यू1 को उधर भेज दीजिए, तो म्यू1 को हम उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा 1 बटा भी और माइनस में 1 बटा यू। म्यू1 को उधर भेजेंगे तो देखिए हमारा ऐसे हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 और बटा में हमारा हो जाएगा यहाँ पर म्यू1 और इनटू में मेरा 1 बटा R1 और माइनस में 1 बटा R2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि हम लोग जानते हैं कि 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू जो होता है 1 बटा एफ के बराबर होता है। लेंस फार्मूला से, लेंस फार्मूला बराबर जानते हैं ना कि 1 बटा एफ बराबर क्या होता है, 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 बटा एफ लिख देंगे और इधर में मेरा क्या हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 और बटा में मेरा इधर म्यू1 और यहाँ 1 बटा R1 और माइनस में हमारा 1 बटा R2 हो जाएगा। इसमें आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि यदि हवा के लिए म्यू1 बराबर 1 तथा कांच के लिए म्यू2 बराबर म्यू हो तो जैसे देखिए हवा के लिए अपवर्तनांक 1 मान लेते हैं, कांच के लिए अपवर्तनांक जैसे 1.5 होता है, लेकिन हम 1.5 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कांच जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। हवा सब जगह एक समान है, तो सब जगह ओकरा अपवर्तनांक बराबर हो रहे होगा, लेकिन कांच सब जगह एक समान नहीं है। जैसे कांच कोई मोटा भी हो सकता है, कोई पतला भी हो सकता है, कोई रंगीन भी हो सकता है, कोई सादा भी हो सकता है। तो सादा कांच के लिए 1.5 होता है, लेकिन जब पता नहीं हो कि कांच कौन सा हो तो इसलिए म्यू2 बराबर म्यू लिखना ज़्यादा उचित होता है, ना कि 1.5 लिखिएगा। लेकिन क्लियर रहे कि 1.5 ही है
तो आप वहाँ रख सकते हैं कि 1.5। तो अब जो है इस फार्मूला में हम लोग रखते हैं कि 1/f बराबर μ2 की जगह हमको म्यू रखना है, तो ये हमारा हो जाएगा μ1 की जगह 1 रखना है और μ1 की जगह 1, और यहाँ हमारा 1/r1 और माइनस में हमारा 1/r2 रखना है। ठीक, तो इसलिए हमारा 1/f बराबर फार्मूला क्या हो गया, μ-1 और इंटू में 1/r1 और माइनस में 1/r2। ये हमको सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया। ये देखिए लेंस फार्मूला जो है, जो हम प्रूफ किए, ये आपका एग्ज़ाम में जब भी आता है 5 नंबर में आता है। ये पिछला बार नहीं आया था, इसलिए इस बार इसका आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे दमदार क्वेश्चन यही है, लेंस मेकर फार्मूला। इसलिए आप इसको दम तैयार करके रखिएगा कि एग्ज़ाम में आए तो दम गर्दा छुड़ा दें। ठीक ना, इसमें कोई भार नहीं है, केवल एक डायग्राम बनाना है प्यारा सा, और एक बार xp1y के लिए अपवर्तन सूत्र लिखना है और एक बार xp2y के लिए अपवर्तन सूत्र लिखना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। जोड़ दीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन हो जाता है सिंपल, और कैलकुलेशन करते करते आपका इतना आ ही जाएगा। तो 2 बातें, जैसे इसमें 3 ही बातें ध्यान रखना है, एक डायग्राम, दूसरा एक बार xp1y के लिए, एक बार xp2y के लिए, फिर दोनों समीकरण को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपका इतना आ गया, समझ गए। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में।